हेलो व्यूवर्स, अपने पिछले कई वीडियोस में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल 2016 एग्ज़ाम का एप्टीट्यूड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज़ राम श्याम से छोटा है लेकिन गौतम से बड़ा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप एक तरफ रफ में जब सॉल्व करो, मतलब रफ में आप लिखो और सॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि राम जो है वो श्याम से छोटा है। तो हम जैसे श्याम, इसका मतलब क्या हो गया, राम से बड़ा हो गया। ठीक है, तो जिस तरफ भी मैं एरो हेड लगा रही हूँ तो उसका मतलब है कि वो बड़ा है और दूसरा वाला छोटा है। तो राम श्याम से छोटा है, इसका मतलब श्याम बड़ा है लेकिन वो गौतम से बड़ा है। तो इसका मतलब गौतम जो है वो राम से छोटा है। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है कि गोविंद मोहन से बड़ा है। तो इसके बाद एक और आया है गोविंद, तो इसको थोड़ा इस तरफ बना लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो भी गोविंद, उसको हम GO से डिनोट कर लेते हैं। जो गोविंद है वो मोहन से बड़ा है, तो मोहन हमारे पास लास्ट में रहा। ठीक है, और मोहन से बड़ा है लेकिन गौतम से वो क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब गोविंद से गौतम जो है वो बड़ा है। ओके, तो जिस तरफ भी मैं एरो हेड लगा रही हूँ इसका मतलब वो बड़े हैं, और जिस तरफ नहीं लगा रही हूँ इसका मतलब वो छोटे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही था कि राम जो है वो श्याम से छोटा था लेकिन वो गौतम से बड़ा था। ठीक है जी, अगली शर्त थी कि गोविंद जो है वो मोहन से छोटा है, मोहन से बड़ा है। तो एरो हेड इस तरफ गोविंद की तरफ आ गया क्योंकि गोविंद बड़ा है मोहन से लेकिन वो गौतम से छोटा है, तो गौतम बड़ा हो गया यहाँ पे। अब सबसे लास्ट में क्या है कि यदि महेश इन सब से बड़ा है, इसका मतलब महेश जो है वो सबसे बड़ा है, मतलब सारी सीरीज़ में सबसे बड़ा महेश है। तो ये बताइए कि सबसे छोटा कौन है। अब इस सीरीज़ को ध्यान से देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे छोटा वाला कौन है, जो लास्ट में M है, ये कौन था, ये मोहन था। तो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन C होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 49। इस श्रेणी को पूरा करें। तो ये तो बहुत ही आसान सा है, श्रेणी को पूरा करें मतलब सीरीज़ को कंप्लीट करें। देखिए ज़रा 7, 10, 8, 11, 9, 12 क्वेश्चन मार्क, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। 7, इसके बाद है 10, उसके बाद है 8, 8 के बाद है 11, 11 के बाद है 9, 9 के बाद है 12 और फिर है आपका ब्लैंक। तो थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखते हैं। 7 के बाद एक प्लेस छोड़ के है 8, 8 के बाद एक प्लेस छोड़ के है 9। ठीक है, तो 9 के बाद ये 12 वाला प्लेस छोड़ दिया तो ऑब्वियसली यहाँ क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, इसी तरह सपोज़ इससे अगला भी पूछा होता तो क्या होता। ये देखिए अगला नंबर है 10 के बाद एक नंबर छोड़ के है 11, और 11 के एक बाद एक नंबर छोड़ के, एक प्लेस छोड़ के 12 है। तो ऑब्वियसली यहाँ क्या आ जाता, 13 आ जाता। तो यहाँ पे सिर्फ हमें यही पूछा है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो 10 आएगा। अगला क्वेश्चन है गणितीय चिन्ह। ये जो साइन बनाया हुआ है ये किस चीज़ का साइन होता है। तो ये थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स जो बच्चे अच्छे से करते हैं, जिन कैंडिडेट्स ने मैथमेटिक्स की प्रेपरेशन कर रखी है, तो ये आपका 7th 8th स्टैंडर्ड में होता है। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस करके होता है, मतलब अनुपातिक जो होते हैं अनुपात में होते हैं, समान अनुपात में होते हैं या विपरीत अनुपात में होते हैं। तो ये वहाँ से आया हुआ है डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन है ये, मतलब जैसे इस तरफ मैंने x लिखा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो इसका मतलब होता है कि जो चेंज x में आएगा वही y में आएगा, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर हैं। मतलब अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y भी बढ़ेगा, अगर x में वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो y की भी डिक्रीज़ होगी। तो ये साइन होता है
अनुपातिक का। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। इनमें से विषम चुनें। विषम माने ऑड। आपको इनमें से ऑड जो सबसे अलग है वो चुनना है। देखिए केला है, सेब है, गाजर है, संतरा है। बहुत ही आसान है। देखिए ये तीन जो हैं वो फ्रूट्स के नेम हैं, लेकिन ये गाजर जो है वो वेजिटेबल कैटेगरी में आएगा, तो यही ऑड है यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर जो है वो यहाँ पे गाजर आएगा। 52 क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे इंग्लिश में कुछ आपको सीरीज़ दे रखी है AQDRGS, देन ब्लैंक है MUPB, ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको एग्ज़ाम में ABC के रिगार्डिंग मिलते हैं तो सबसे पहला तो यही होता है कि आप पूरी ABC जो है यानी कि पूरा आपका लिख लीजिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए अब ध्यान दीजिए, ए है, ए के बाद है क्यू, तो ए से क्यू ये रहा आपका, ठीक है। उसके बाद है कितने प्लेस छोड़ दिए गए हैं, 2 प्लेस छोड़ दिए गए हैं। फिर आ गया आपका डी, डी के साथ कौन गया है, आर गया है, ठीक है। तो मार्क करते रहिए, है ना। पहला था ए के बाद क्यू लगाया था, फिर 2 प्लेस छोड़ के डी था, डी के साथ आर गया। अगला ध्यान से देखिए 2 प्लेस छोड़ दिए गए हैं, फिर जी उठाया गया है, जी से साथ में कौन लग गया, एस लग गया। तो कुछ समझ में आ रहा है। अब अगले 2 प्लेस फिर से छोड़ दीजिए आप, तो क्या आएगा आपके पास, जे आएगा। तो जे के साथ है, ये सीरीज़ में सीधे ही चल रहे हैं। यहाँ पे 2-2 प्लेस, अगली वाले जो स्टार्टिंग वाले अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें 2-2 प्लेस छोड़े जा रहे हैं, और जो एंड में लगाया जा रहा है वो सीधा ही चल रहा है। पहले क्यू लगाया गया, फिर आर लगाया गया, फिर एस लगाया गया, तो अगले में क्या लगेगा, टी लगेगा। तो जो आपका ब्लैंक है वो जे टी है। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जे टी लगा दिया। उसके बाद है एम यू। देखो जे के बाद 2 प्लेस आपने छोड़ दिए हैं, ये जे आई जे के, सॉरी ये गलती से यहाँ लिखा गया है, एल आना था यहाँ। तो आगे देखिए जे के बाद आपने के और एल छोड़ दिए हैं, आपके पास एम आ गया। एम से साथ में फिर कौन आ जाएगा, इस तरफ टी तक हो गया है आपका, जू हो गया। देन नेक्स्ट है आपका, फिर से 2 प्लेस छोड़ दिया आपने, एन ओ, तो आपका अगला नंबर पी आया। पी के साथ कौन आया, फिर बी आया, बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से आपका क्या आ गया, इसमें राइट आंसर जो है वो आया आपका जे टी, यानी कि जे और टी। एक देखो टी जे भी है, एक जे टी है, तो आपने बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है। आपका राइट आंसर जो है वो डी रहेगा। नेक्स्ट आइए 53 नंबर जो है वो भी बिल्कुल इसी टाइप का है। इसमें भी आपको एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ दे रखी है, उसी में आपको पूरा करना है। तो इसके लिए भी यही एडवाइजेबल है कि आप इस तरह से एक साइड में या रफ में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को लिख लीजिए, ताकि आपको आसानी हो सॉल्व करने में। GHIJ, देन KLMNOPQRSTUVWXYZ। अब सबसे पहला था आपका ई, उसके साथ है एम। अब पहले एम ढूंढिए कहाँ है, ये रहा। उसके साथ है एस, तो ये तीनों हो गए। अब देखिए ज़रा है क्या ये, ई के बाद कितने प्लेस छोड़ के लिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर उठाया गया है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6वें नंबर वाला, पहले 8वें नंबर वाला, फिर 6th नंबर वाला चूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगले को देख लीजिए, क्या वो भी इसी सीक्वेंस में चल रहा है, DLR। अब ये बैक आ रहे हैं, ई के बाद ये पीछे जा रहे हैं, डी पे आ गए। डी के बाद देखिए 8 प्लेस छोड़ के ही लिया गया है, मतलब 8वें नंबर वाला ही लिया गया है,
तो डी के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल एल 8वें नंबर वाला है। और एल के बाद आर देखिए क्या वो 6 नंबर वाला है। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल। तो एक नंबर जो है यहाँ से अगला, इससे पिछला सी चला हुआ है। सी के बाद 8 प्लेसेस छोड़ के मतलब 8वें नंबर वाला, सॉरी 7 प्लेस छोड़ के 8वें नंबर वाला के लिया गया है। और के से अगला 6 नंबर वाला यानी कि क्यू लिया गया है ना। तो इसी सीक्वेंस में आगे चलते हुए हमारा जो मिसिंग नंबर है वो हो जाएगा वी। ठीक है, तो बी से 8th प्लेस पे देखिए कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जे है। ठीक है, और जे से अगले 6th प्लेस पे कौन है। 1 2 3 4 5 6, पी है। तो आपका यहाँ पे इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जो राइट आंसर आया है वो आया है ऑप्शन सी, दैट इज़ बी जे पी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन जो है दैट इज़ वायुमंडल में आपका वायुयान चलता है। वायुयान हम जहाज को, एरोप्लेन को कहते हैं। तो समुद्र में क्या चलेगा, समुद्र में आपका किश्ती चलेगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, इसमें आपका यही बताना था। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55, ये डायरेक्शन से रिलेटेड है। एक तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, एक आपके ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, और ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन। नंबर्स की सीरीज़ भी होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी होती हैं। इनमें से हमेशा ही क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर्स की प्रेपरेशन आप एप्टीट्यूड अपना पार्ट जब तैयार करेंगे तो ज़रूर करें। तो इसके लिए डायरेक्शंस आप पहले बना लें। ये आपका नॉर्थ, हम जब ड्रॉ करते हैं पेज के ऊपर तो हम नॉर्थ हमेशा अपवर्ड बनाते हैं और साउथ हम नीचे की ओर बनाते हैं। सिमिलरली इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए रवि पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया। पूर्व, पूर्व यानी कि ईस्ट, ईस्ट हमारा होगा इस डायरेक्शन में। तो 15 किलोमीटर रवि जो है वो ईस्ट की तरफ गया। तो जब वो वहाँ जाके देखिए यहाँ पे वो खड़ा हो गया है, ठीक है, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब कोई इस तरफ फेस करके खड़ा है तो ये उसका राइट होगा और ये उसका लेफ़्ट होगा, है ना। इतना आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि इस तरफ इस डायरेक्शन में फेस करके कोई खड़ा है तो उसका राइट इस तरफ आएगा और लेफ़्ट इस तरफ आएगा। बाएं माने लेफ़्ट, तो वो लेफ़्ट मुड़ा और उसने कितना कवर किया, 5 किलोमीटर। देखिए फिर वो लेफ़्ट मुड़ के 5 किलोमीटर चला है। ओके, अब अगला स्टेप क्या है, यहाँ पहुँचा है जब वो, तो फिर क्या हो गया, अब वो यहाँ इस तरफ फेस करके खड़ा हो गया है। तो उसका या इस तरफ मतलब पहुँच गया है, सॉरी इस तरफ खड़ा हो गया है। तो उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ा। अब ये उसका राइट होगा और ये उसका लेफ़्ट होगा। अब वो इस तरफ मुड़ा और उसने कितना चला, फिर से 15 किलोमीटर चला। समझ गए आप। ठीक है जी, अब 15 किलोमीटर वो फिर से वापस आ रहा है इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि वह प्रारंभिक स्थान से यानी कि यहाँ से वो कितना दूर है। तो ऑब्वियसली देखिए 15 वो इधर गया, 5 वो इधर गया, 15 वो फिर इधर आया। तो यो अल्टीमेटली इन दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस है वो कितना था। अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 5 किलोमीटर था तो इन दोनों के बीच में भी कितना डिस्टेंस है, आपका 5 किलोमीटर है। तो आपका यहाँ आंसर जो है वो कितना रहेगा, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है कि एक पिक्चर हॉल में 4 सीटें खाली हैं। तो इन 4 सीटों पर 4 महिलाओं को कितनी तरह से बिठाया जा सकता है। ये आपका बिल्कुल ओपन केस है। ये हमारे पास मैथ्स में होता है, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर होता है कि अगर हमें किन्हीं नंबर्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करना है, उनको सर्कल में बिठाना है या ओपन अरेंजमेंट करना है, तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ मेथड होते हैं। तो ये वहीं से उठाया गया है कि एक पिक्चर हॉल में 4 सीट्स जो हैं खाली हैं, 4 सीट्स हैं और चारों सीटों पर 4 महिलाएं बिठानी हैं। मतलब ओपन है बिल्कुल कि 4 सीट्स हैं और 4 ही लेडीज़ हैं, उनको हम कितनी तरह से वहाँ पे बिठा सकते हैं। तो यहाँ आपका आता है कि अगर नंबर ऑफ़ डिफरेंट अरेंजमेंट्स अगर आपको करने हैं, नंबर ऑफ़ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, एन डिफरेंट थिंग्स, एन थिंग्स कितनी है यहाँ, 4 लेडीज़ हैं,
ठीक है, चारों हैं तो अलग अलग, पर उनका अरेंजमेंट जो है वो सारी एक ही टाइम पे लेनी है। मतलब 4 ही लेडीज़ हैं, 4 ही सीट्स हैं, तो यहाँ कितने तरह के अरेंजमेंट जो हैं वो यहाँ किए जा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, यानी कि n का हम क्या कर देंगे, फैक्टोरियल बना देंगे, n यानी कि जितने नंबर हमें बोले गए हैं। तो यहाँ 4 ही हैं, 4 ही लेडीज़ हैं और 4 ही सीट्स हैं, तो ये फार्मूला ओपन होता है। n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n-1 n-2 सो ऑन, यहाँ तक ये जा सकता है। ठीक है जी। तो हमारे पास n यहाँ कितना है, n है हमारे पास 4, तो 4 सीट्स हैं और 4 ही लेडीज़ हैं, तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा इसमें। तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हमें देखने हैं कि कितने बनेंगे, तो हम 4 फैक्टोरियल निकाल देंगे। मतलब इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, अगर आपको पीछे वाला साइन समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे करके भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाता है 4n इंटू n-1 यानी कि 3, n-2 यानी कि 2, है ना, और n माइनस नेक्स्ट जो चलेगा 3 दैट इज़ 1, उसके बाद तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ तक वो 1 तक चलेगा। ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। तो कितनी तरह से हम उन 4 लेडीज़ को उन 4 सीट्स पे बिठा सकते हैं, 24 तरह से। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो 24 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को तर्क संगत एवं अर्थयुक्त क्रम से क्रमबद्ध करें, फिर उसके नीचे दिए गए विकल्प को सही विकल्प चुनें। मतलब क्या है कि ये जो आपको 5 अलग अलग चीज़ें दी हैं, दही, घास, मक्खन, दूध, गाय, इनको एक सीक्वेंस में बनाना है। मतलब लॉजिकल होना चाहिए, अर्थ मीनिंग उसका कुछ अर्थयुक्त होना चाहिए, मतलब कुछ मीनिंग होना चाहिए ना, बढ़िया तरीके से अरेंज करना है। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो इनके बीच कोई रिलेशन पता करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आएगी आपकी गाय, है ना। अब गाय है तो गाय क्या खाएगी, घास खाएगी। ठीक है, गाय अगर घास खाएगी तभी वो आपको क्या देगी, फिर दूध देगी। अब जब वो दूध देगी तो उस दूध से हम फिर क्या बना सकते हैं, दही बना सकते हैं। उसी दही को अगर हम बाद में कन्वर्ट करना चाहें, घी बनाना चाहें, लस्सी बनाना चाहें, तो वहाँ से आपका मक्खन बनेगा। ठीक है, तो ये एक इसका लॉजिकल सीक्वेंस है कि इस तरह से ये अरेंज होने चाहिए। तो आपका ये बन गया 5 2 4 1 3। तो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एप्टीट्यूड बेस्ड में पूछे जाते हैं कि कोडिंग, मतलब रेस है अगर, तो इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं, फैक्ट को हम इस तरह से लिखते हैं, फोर्स को हम इस तरह से कोडिंग करते हैं, तो रिएक्ट की कोडिंग क्या होगी। बहुत ही आसान है। देखिए आप इसमें भी ऐसे एक एक शब्द को पहले लिख लीजिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, आर के लिए क्या लिखा गया है, 4, ए के लिए 7, सी के लिए 9 और ई के लिए 3 है, एफ के लिए 1 है, ए के लिए 7 है, सी के लिए 9 है, टी के लिए 5 है और अगला है आपके पास फोर्स। तो फोर्स का भी लिख लीजिए। फोर्स में आपका देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। तो इसी तरह से आपको आर ई ए सी टी बनाना है। आर के लिए देखो, आर 2 जगह है आपका, दोनों ही जगह 4 है, तो आपको आर की जगह क्या लिखना है, 4 लिखना है। ई आपका यहाँ है 3 है और उसके बाद यहाँ पे भी है 3 है, तो 3 आ गया। ए की जगह पे आपका 7 है, सिमिलरली सी की जगह पे 9 है और टी देखिए कहाँ है, टी आपका ये रहा, टी की जगह पे क्या है, 5 है। तो रिएक्ट आपका बन गया 4 3 7 9 5, 4 3 7 9 5। ये आपका ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। चलिए नेक्स्ट जो है ये अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट है कि डिक्शनरी में जो आपके लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट्स में होते हैं। जो भी आप डिक्शनरी में सर्च करते हो वो आपको अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में मिलता है। तो ये शब्द जो हैं वो किस तरह से अरेंज होंगे ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आपका सारे ही शब्द जो हैं वो W से स्टार्ट हो रहे हैं।
तो वो तो देखो, अगर सबसे पहले वाला लेटर देखते हैं, उसके बाद उससे अगला, उसके बाद उससे अगला, तो उसी अरेंजमेंट में इनको हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो सब में पहला शब्द W है, तो उससे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो W के बाद अगले शब्द पे आइए, यहाँ पे O है, यहाँ पे R है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है। तो जो O वाले हैं ये 3 हैं, इनको तो अभी छोड़ दो। अभी देखो H है हमारे पास, जो इनमें सबसे पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली। तो बाइट वाला शब्द जो है वो सबसे पहला शब्द रहेगा। उसके बाद H के बाद अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास O आता है। तो O वाले हमारे पास यहाँ 3 शब्द हैं। अब इन तीनों को ही हमें कंपेयर करना है, ठीक है। पहला शब्द आपके पास वाइट होगा, यानी कि पहला नंबर 3 होगा। उसके बाद 2-3 शब्द जो हैं हमारे पास, तीनों के अगला शब्द जो है वो O है। तो वहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उससे नेक्स्ट वाला कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। 4 और 5 में देखिए, थर्ड नंबर पे R है, लेकिन 1 वाले में U है। तो R पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो इसका मतलब 4 और 5 जो हैं वो पहले आएंगे, ठीक है। अब इनमें भी पहले नंबर पे कौन आएगा, तो अगला नंबर कंपेयर कर लीजिए। अगला इधर S है, इधर K है, तो पहले कौन आता है, पहले K आता है ना। तो इसका मतलब 5वां पहले आएगा, 4th वाला उसके बाद आएगा, फिर जो बच गया हुआ है 1 वाला वो उसके बाद आएगा, बच गया हमारे पास 2, वो लास्ट में आएगा। तो आपके पास अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गए ये 3, 5, 4, 1, 2 सीक्वेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राहुल का स्थान अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां है तथा नीचे से 38वां है, यानी कि 38वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ये तो बहुत ही आसान सा है। आप इस तरह से काउंटिंग लिख सकते हैं कि जो बच्चा 9th प्लेस पे है, ठीक है, 9th प्लेस पे है, और नीचे से आप उसकी काउंटिंग जो है लिख सकते हैं, या आप उल्टी काउंटिंग लिख सकते हैं कि 38वां नंबर यहाँ पहुँचना चाहिए, है ना। 38 यहाँ पे आना चाहिए। आप काउंटिंग करोगे अगर, तो यहाँ पे जब आप काउंटिंग करते हो तो देखना आप, या आप सीधा ही इनमें से ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आप 9 माइनस करके देख लीजिए आपका जो 38 है वो किस में आ रहा है। तो उससे एक कम आएगा, क्योंकि 9वां और 38 नंबर जो है वो एक ही बच्चे का है। ऊपर से 9वां है और 38 नीचे से है। तो आप देखिए यहाँ पे 48 में से देखिए 48 में से 9 माइनस करके देख लीजिए, है ना। तो ये आपका आता है 48, 18 माइनस 9 हो गया 9, तो यहाँ पे 39 बन रहा है। तो 47 के लिए ये 38 आ जाएगा, पर 47 बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि जो 9th पोजीशन वाला बच्चा है वही 38 पे भी आ रहा है सेम, मतलब 38 और 9वीं पोजीशन जो वो एक ही बच्चे की है। तो यहाँ टोटल 46 बच्चे होंगे, ठीक है, क्लास में। तो आप इसको 46 से उल्टा करके भी लिख सकते हैं, आपका 38 यहीं पे आएगा। तो यहाँ क्लास में 46 स्टूडेंट्स हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा उस पे चलते हैं। यदि आज 24 जैन 1994 को दिन सोमवार है, यानी कि मंडे है, तो 24 जनवरी 1995 को कौन सा दिन होगा। तो ये हमारा कैलेंडर वाला पार्ट होता है एप्टीट्यूड में, वहाँ से आया हुआ है। देखिए 24 जैन 1994 से 1995 तक पूरा एक साल हो गया है। 1 ऑर्डिनरी ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। ऑर्डिनरी ईयर में आपको पता है कितने डेज़ होते हैं आपके पास, 365 डेज़ होते हैं। ऑर्डिनरी डे में आपके ऑर्डिनरी ईयर जो होता है उसमें 365 डेज़ होते हैं आपके पास। 365 को हम अगर वीक्स की फॉर्म में लिखें तो 52 वीक्स जो हैं वो पूरे बन जाते हैं, और प्लस एक डे जो है वो एक्स्ट्रा बन जाता है। मतलब अगर हम इसको ऐसे चलें कि मंडे था 1994 की 24 जनवरी को, तो वो पूरे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। उसके अलावा एक दिन एक्स्ट्रा आएगा जब हम 1995 की बात करेंगे, तो 1 ऑड डे यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है एक दिन। तो अगर उस दिन मंडे था तो उसमें एक दिन और ऐड कर दीजिए, यानी कि आपका 24 जनवरी 1995 को मंगलवार का दिन आएगा, यानी कि ट्यूसडे आएगा। तो यही था हमारा 2016 के एग्ज़ाम का एप्टीट्यूड पार्ट। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।